हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन। और दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग एमसीक्यूज़ के अंदर एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो संवेदांगों के ऊपर है, यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर है। सेंसरी ऑर्गन्स दो इम्पॉर्टेंट होते हैं, एक आई और एक ईयर। तो आई और ईयर के ऊपर अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मैं हरदम से कहता हूँ कि पढ़ना अलग चीज़ है और क्वेश्चंस को करना अलग चीज़ है, ठीक है। पढ़ते तो आप है ही, मेरे भी आपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस को देखे होंगे, आप स्वयं भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, राइट। आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि रियल टाइम एग्ज़ाम के अंदर जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो कई बार आपके सामने आंसर होता है, उसके बावजूद भी आप गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को आप बहुत अच्छे से करें। हम लोग यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत सटीक हो, बहुत अच्छी हो। तो आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है दोस्तों सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर, आई और ईयर के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करें उससे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर यहाँ पर कंटेंट है, तो मैं दोनों ही भाषाओं के अंदर डिस्कस करूँगा ताकि आपको जो बेटर लगता है आप उसके ऊपर आप करें। और मेरा हमेशा से मानना है कि भाषा जो है वो किसी भी बच्चे की तरक्की के बीच में नहीं आनी चाहिए। इंग्लिश हो, हिंदी हो, येन केन प्रकारेण चीज़ें समझ में आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। बिंदु जिस पर प्रतिबिंब नहीं बनता वह अंध बिंदु कहलाता है। आपको मालूम है कि ब्लाइंड स्पॉट, आई के अंदर एक स्पॉट होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और उसके ऊपर प्रतिबिंब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर किसी भी तरीके की कोन्स वगैरह नहीं होती। नर्व्स हो सकती है लेकिन कोन्स वगैरह नहीं होते हैं। तो स्पॉट वे नो इमेज इज फॉर्म्ड इज नॉन एज ब्लाइंड स्पॉट बिकॉज इट हैज़ नर्व्स बट नो कोन्स। हाँ, तंत्रिकाएं तो होती है ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर, लेकिन शंकु नहीं होते। नर्व्स एंड रॉड्स, नर्व्स एंड रॉड्स, नो रोड्स, नो कोन्स, नो कोन्स, रॉड्स एंड नर्व्स, right? No cones, rods and nerves, cones and rods but contain no photochemical substance within them। तो जो सबसे सटीक आंसर है वो ये है कि बिंदु जिस पर प्रतिबिंब नहीं बनता वह अंध बिंदु कहलाता है, क्योंकि इसमें तंत्रिकाएं तो होती है, राइट। तंत्रिकाएं तो होती है, याद रखना ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर तंत्रिकाएं तो है लेकिन वहाँ पर कोन्स नहीं होते हैं, कोन्स आर एब्सेंट, शंकु नहीं होते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, इन आईज बाइपोलर सेल्स आर प्रेजेंट इन। याद रखो बाइपोलर सेल्स जो होती है, द्विध्रुवीय कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं आई के जिस पार्ट में होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। रेटिना के अंदर 3 लेयर्स होती है, अंदर से बाहर की तरफ 3 लेयर्स होती है। सबसे पहली जो अंदर वाली लेयर होती है वो गैंग्लियन सेल्स की होती है, गुच्छकीय कोशिकाओं की परत होती है। उसके बाद में द्विध्रुवीय कोशिकाएं, बाइपोलर सेल्स की लेयर होती है, और फिर उसके बाद में जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स होती है, प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती है जो रोड्स एंड कोन्स होती है। तो आपसे पूछा आईज के अंदर बाइपोलर सेल्स कहाँ पर होती है, तो रेटिना के अंदर होती है, दृष्टि पटल के अंदर होती है। तो कहाँ पर देखो, स्क्लेरोटिक कोरोइड रेटिना या येलो स्पॉट, तो ऑफकोर्स रेटिना यानी कि दृष्टि पटल के अंदर होती है। तो बाइपोलर सेल्स दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, बाइपोलर सेल्स कहाँ पर होती है, रेटिना के अंदर होती है। मिड पॉइंट ऑफ येलो स्पॉट कंटेन कोन्स। आप जानते हैं येलो स्पॉट कहाँ पर होता है, जैसे ये आई है और ये ब्लाइंड स्पॉट है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, राइट। और यहाँ पर ये कॉर्निया से लाइट यहाँ पर गिर रही है, तो ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड में यहाँ पर लगभग यहाँ पर एक क्या होता है, येलो स्पॉट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, येलो स्पॉट। तो अब वो पूछ रहा है मिड पॉइंट ऑफ येलो स्पॉट कंटेन्स ओनली कोन्स। कोन्स का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पर केवल कोन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस पॉइंट इज नॉन एज, तो याद रखो येलो स्पॉट के अंदर क्या होता है, फोविया सेंट्रलिस होता है, फोविया सेंट्रलिस। याद रखना येलो स्पॉट के अंदर पीत बिंदु के मध्य में केवल शंकु जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर वह भाग जो होता है वो फोविया सेंट्रलिस कहलाता है, और इसीलिए सबसे एक्यूट इमेज बनती है, सबसे स्पष्ट इमेज यहाँ पर बनती है, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब
या सबसे स्पष्ट इमेज यहाँ बनती है। सबसे स्पष्ट इमेज जो होती है वो यहाँ पर बनती है। तो पीत बिंदु के मध्य में केवल शंकु ही पाए जाते हैं। वह भाग कौन सा है? फोविया सेंट्रलिस, मैक्यूला कार्पस, मैक्यूला ल्यूसिडम या मैक्यूला रोटेंडस। तो याद रखना येलो स्पॉट के अंदर फोविया सेंट्रलिस प्रेजेंट होता है। येलो स्पॉट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? फोविया सेंट्रलिस होता है और वहाँ पर केवल कोन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो आंसर कौन सा होगा? फोविया सेंट्रलिस, भूलना नहीं है। और हमेशा याद रखना जो भी आंसर आपको आता है वो सही तभी होगा जब उसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट आता है, राइट। वो कॉन्सेप्ट लाई जो कर रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आंसर आपका जस्टिफाइड होगा। विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आई। आपको मालूम होना चाहिए कि नेत्र के समुचित कार्य करने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। ये कोई छुपा हुआ नहीं, सब जानते हैं कि नेत्र के समुचित कार्य करने के लिए, है ना, आपके आईज ठीक तरीके से काम करे उसके लिए विटामिन ए ज़रूरी है ना। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इट इज़ नेसेसरी फॉर नर्व इम्पल्स इन रेटिना। यह रेटिना में तंत्रिका आवेग के लिए आवश्यक होता है। और रोडोप्सिन पिगमेंट जो रॉड्स के अंदर होता है, रॉड्स के अंदर, शलाकाओं के अंदर एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, वो विटामिन ए से निर्मित होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ रोडोप्सिन रिक्वायर्ड्स विटामिन ए। रोडोप्सिन के ऑक्सीकरण के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है नैनो दबाव। तो याद रखना इसमें से जो सटीक है सबसे, विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आई बिकॉज रोडोप्सिन जो होता है, जो रॉड्स के अंदर, शलाकाओं के अंदर जो पिगमेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो रोडोप्सिन होता है। और रोडोप्सिन जो होता है वो किसका बना होता है? विटामिन ए का बना होता है। तो आंसर जो होगा अपना वो कौन सा होगा? सेकंड होगा। सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? सेकंड। कोन्स कंटेन अ फोटोसिंथेटिक केमिकल नोन एज। वो पूछ रहा है कि शंकुओं में एक प्रकाश संवेदी रसायन पाया जाता है, एक प्रकाश संवेदी रसायन पाया जाता है। तो जिस तरीके से रॉड्स के अंदर रोडोप्सिन मिलता है, तो दोस्तों शंकुओं के अंदर आयोडोप्सिन मिलना चाहिए। शंकुओं के अंदर क्या होता है? आयोडोप्सिन। शंकुओं के अंदर क्या होना चाहिए? आयोडोप्सिन। तो शंकुओं में प्रकाश संवेदी रसायन कौन सा होता है? रोडोप्सिन, एसिटाइल कोलाइन या फिर एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज या फिर आयोडोप्सिन। तो हमेशा याद रखना शंकुओं के अंदर जो प्रकाश संवेदी रसायन होता है वो हमेशा याद रखना आयोडोप्सिन होता है। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं निमेशक झिल्ली, है ना, जिसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लीका सेमिल्यूनेरिस एक अवशेषी अंग है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन या निक्टिटेटिंग झिल्ली या निमेशक झिल्ली प्लीका सेमिल्यूनेरिस एक अवशेषी अंग है। और ये कहाँ पर उपस्थित होती है? वो पूछा है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्लीका सेमिल्यूनेरिस इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड इज प्रेजेंट इन। तो हमेशा याद रखना कि ये आंख के इनर कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होती है, यहाँ पर आईज के इनर कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो वो पूछ रहा है नेत्र के मध्य परत के अंदर? नो। नेत्र की मध्य परत के बाहर? नो। इनर कॉर्नर ऑफ आईज? यस। नेत्र की आंतरिक किनारों पर, यहाँ पर नेत्र के आंतरिक किनारों के ऊपर, आउटर कॉर्नर ऑफ आईज? नो। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन प्लीका सेमिल्यूनेरिस एक वेस्टिजियल ऑर्गन है और वहाँ पर प्रेजेंट होती है कहाँ पर? इनर कॉर्नर ऑफ आईज। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इनर कॉर्नर ऑफ आईज। तो सिक्स्थ का जो है वो कौन सा आंसर? थर्ड है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, इन मैमल्स कलर इज परसीव्ड बाय और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिटेक्शन। स्तनियों में रंग विभेदन किया जाता है। तो याद रखो कि डे लाइट में देखने के लिए, दिन में देखने के लिए और कलर विजन के लिए, दिन में देखने के लिए और कलर विजन के लिए दोस्तों हमेशा क्या प्रेजेंट होती है? कोन्स होती है, शंकु होती है। तो पूछा है रेटिना की शलाका कोशिकाओं द्वारा? नहीं, रंग विभेदन हमेशा शंकुओं के द्वारा होता है। रेटिना की शंकु कोशिकाओं के द्वारा? यस। कोन सेल्स ऑफ रेटिना। नेत्र के कॉर्निया लेंस सम्मिश्र द्वारा? कॉर्निया और लेंस कॉम्प्लेक्स के द्वारा? नहीं। शलाका और शंकु दोनों के द्वारा? नो। हमेशा याद रखना कलर का जो परसेप्शन है, स्तनियों में जो रंग विभेदन जो होता है, स्तनियों के अंदर जो रंग विभेदन होता है वो रेटिना की शंकु कोशिकाओं के द्वारा होता है, रेटिना की कोन्स के द्वारा होता है, कोन सेल्स के द्वारा होता है। क्लियर। नेक्स्ट, सीलेरी पेशियों का कार्य क्या है? सीलेरी पेशियां, आपको मालूम है कोरोइड परत जो है वो सीलेरी बॉडी बनाती है और सीलेरी बॉडी के अंदर सीलेरी मसल्स होती है। तो सीलेरी मसल्स जो है आप समझते हो ना,
कोरोइड परत अंदर की तरफ झुकती है, आप समझो ये तो स्क्लेरोटिक लेयर है, सबसे बाहर की तरफ स्क्लेरोटिक लेयर है, फिर इसके नीचे की तरफ यहाँ पर ये क्या चीज़ होती है, यहाँ पर एक कोरोइड लेयर है, और कोरोइड लेयर आगे की तरफ फूल जाती है थोड़ा सा ऐसे, है ना, और फिर फूल के और सिलेरी बॉडी बनाती है, ये सिलेरी बॉडी बनाती है उसने, ये वाली, ये क्या है, सिलेरी बॉडी है, ये सिलेरी बॉडी है, और सिलेरी बॉडी के अंदर सिलेरी मसल्स होती है, और ये सिलेरी बॉडी आगे चलकर क्या बना देती है, आइरस, और इसके पीछे की तरफ लेंस होता है ऐसे, और यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, ये क्या है, लेंस है, और ये क्या चीज़ है, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट यानी कि निलंबन स्नायु, यानी कि क्या होता है, निलंबन स्नायु। तो फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स क्या है, सिलेरी बॉडी के अंदर सिलेरी मसल्स क्या है, सूर्य के प्रकाश में प्यूपिल को संकुचित करना, कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल व्हेन मूव्स इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में प्यूपिल को संकुचित करना, नहीं, ये कोई इसका रोल नहीं। कीप वॉल्व इन पोजीशन, वॉल्व को स्थिति में रखना, ये भी कुछ नहीं है। और रोटेट आईबॉल, आईबॉल को रोटेट करना तो दूसरी मसल्स का काम है, रेक्टस मसल्स वगैरह और वो सब। चेंज शेप ऑफ लेंस, यस, सिलेरी पेशियों का कार्य है लेंस के आकार में परिवर्तन, चेंज द शेप ऑफ लेंस, लेंस के शेप को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो फंक्शन ऑफ सिलेरी मसल इज टू कॉन्ट्रैक्ट प्यूपिल व्हेन वन मूव्स इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में प्यूपिल को संकुचित करना, वॉल्व को पोजीशन में रखना, रोटेट आईबॉल, या चेंज शेप ऑफ लेंस, लेंस के आकार में परिवर्तन। सिलेरी मसल्स का मेन रोल होता है लेंस के आकार के अंदर परिवर्तन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लेंस जो होता है वो बाइकॉन्वेक्स हो जाता है, ऐसे लेंस की शेप में जो चेंजेस होते हैं वो सिलेरी पेशियों के कारण होते हैं। तो आंसर कौन सा होगा भैया, फोर्थ। नेक्स्ट, ह्यूमन आई लेंसेज, ह्यूमन आई लेंस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है और कैन बी मूव फॉरवर्ड, गोल व आगे की ओर जा सकता है, नो। बाइकॉन्वेक्स होता है, कैन नॉट बी मूव फॉरवर्ड, मानव का जो आंख का लेंस है वो उभयोतल होता है और आगे की ओर नहीं जा सकता, यस, ये आगे की तरफ नहीं जा सकता है, जो है वो वहाँ पर ही रहता है। तो बाइकॉन्वेक्स होता है और कैन नॉट बी मूव फॉरवर्ड, बिल्कुल सही है। स्फेरिकल एंड कैन नॉट बी मूव फॉरवर्ड, स्फेरिकल नहीं होता है, पहली बात तो गोल और आगे की ओर नहीं जा सकता। बाइकॉन्वेक्स एंड कैन बी मूव फॉरवर्ड, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन भी देखना है, दोनों में बाइकॉन्वेक्स दे रखा है, बाइकॉन्वेक्स तो होता ही है, लेकिन ये कह रहा है कैन नॉट बी मूव फॉरवर्ड, आगे की ओर नहीं जा सकता, और ये फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कैन बी मूव फॉरवर्ड, तो आगे की तरफ नहीं जा सकता है, उभयोतल होता है और आगे की तरफ नहीं जा सकता है, बाइकॉन्वेक्स होता है एंड कैन नॉट बी मूव फॉरवर्ड। नाइन्थ का आंसर सेकंड है। नेक्स्ट, द शेप, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया ऑफ ह्यूमन आईज, कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर एक्वस चैम्बर होता है, और एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, मतलब कि जलीय कक्ष होता है, और जलीय कक्ष के अंदर जलीय द्रव्य भरा रहता है, समझते हो। स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, जैसे ये कॉर्निया है और ये पूरी ये तो आई है ना, और यहाँ पर जो है वो आपको मालूम है, यहाँ पर सिलेरी बॉडी है और यहाँ पर आइरस है ऐसे, और यहाँ पर लेंस है और यहाँ पर सस्पेंसरी लिगामेंट है, ठीक है। तो ये कॉर्निया है और ये क्या है, लेंस है। कॉर्निया से लेंस के बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्थान होता है उसको जलीय कक्ष कहते हैं। यहाँ पर ये वाला, ये जलीय कक्ष है, आप इंग्लिश के अंदर उसको एक्वस चैम्बर कह सकते हैं, और एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस फ्लूइड भरा रहता है, जलीय द्रव्य भरा रहता है। तो मानव नेत्र में लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्थान है वो जलीय कक्ष है, यानी कि एक्वस चैम्बर है। मानव नेत्र में लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्थान है वो कौन सा है, एक्वस चैम्बर का है, जलीय कक्ष का है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोमा इज एन आई डिजीज अराइजिंग फ्रॉम, ग्लूकोमा एक आंख से संबंधित बहुत घातक रोग है, और दोस्तों ये तब हो जाता है जब आंख के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ग्लूकोमा ब्लाइंडनेस का कारण होता है, और ग्लूकोमा के अंदर जो नेत्र के अंदर जो फ्लूइड होता है, नेत्र के अंदर जो फ्लूइड होता है, वो नेत्र के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो ग्लूकोमा इज एन आई डिजीज अराइजिंग फ्रॉम इंक्रीज प्रेशर ऑफ फ्लूइड इन आईबॉल, यस, नेत्रगोलक का दाब बढ़ना। इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, नो। शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल, नेत्रगोलक का छोटा होना, नहीं। इरेगुलरिटी इन द सरफेस ऑफ कॉर्निया, ये भी नहीं। याद रखना, ग्लूकोमा रोग का सबसे बड़ा कारण है कि आंख के अंदर, आई बॉल के अंदर, नेत्र गोलक के अंदर जो द्रव्य होता है उसका प्रेशर बढ़ जाने से ग्लूकोमा होता है, और ग्लूकोमा अंधता का कारण हो सकता है, ब्लाइंडनेस का कारण हो सकता है।
द सेंट्रल ओपनिंग ऑफ आइरिस इज कॉल्ड। आइरिस के बीच में जो ओपनिंग होती है, आइरिस के बीच में, याद रखना उपतारा या आइरिस के बीच की जो ओपनिंग होती है, आइरिस के बीच का जो छिद्र होता है उसको अपने क्या कहते हैं? तो ये जैसे ये मैंने आईज बनाई, ये आई बनाई, ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने सिलेरी बॉडी बनाई, ये पूरी सिलेरी बॉडी बनाई मैंने, और यहाँ पर आइरिस बनाया, ये आइरिस बनाया, ठीक है ना, ये आइरिस है। तो आइरिस के बीच में जो अपर्चर होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं? प्यूपिल। इसको अपने क्या बोल देते हैं? पुतली, प्यूपिल कह देते हैं। तो सेंट्रल ओपनिंग ऑफ आइरिस इज कॉल्ड, तो क्या कहेंगे? प्यूपिल। बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, प्यूपिल आइरिस का जो केंद्रीय क्षेत्र है, राइट, आइरिस के जो बीच का जो केंद्रीय क्षेत्र है उसको अपने क्या कह देते हैं? प्यूपिल कह देते हैं। ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट इन द आईज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें केवल शलाकाएं होती है, कोन्स नहीं होते हैं? केवल और केवल आईज के अंदर शलाकाएं ही होती है, रॉड्स ही होते हैं। पिजियन, स्क्वायरल, फाउल या आउल। तो उल्लू, आप जानते हो रात को निकलता है, दिन में नहीं निकलता है, रात को निकलता है क्योंकि ये डे लाइट के अंदर नहीं देख सकता है, इसमें कोन्स वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें केवल रॉड्स होते हैं, इसीलिए ये रात को निकलता है। तो जिसमें रॉड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें केवल शलाकाएं होती है, वो जो एनिमल होता है वो कौन सा? आउल होता है, उल्लू होता है, इसीलिए रात को निकलता है, रात्रिचर है। इन मैन द इमेज फॉर्मेशन अकर ऑन द रेटिना फॉर मोस्ट ब्राइट विजन इट शुड फॉर्म ऑन। वो कह रहा है कि मनुष्य में सर्वाधिक तीव्र दृष्टि के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मनुष्य में सर्वाधिक तीव्र दृष्टि के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये इसके निम्न भाग पर निर्मित होना चाहिए। तो सबसे एक्यूट इमेज जो बनती है दोस्तों वो मैक्यूला ल्यूटिया। याद रखना कि ब्लाइंड स्पॉट के पास में मैक्यूला ल्यूटिया होता है और मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर की ओर फोविया सेंट्रलिस होता है, वहाँ पर सबसे एक्यूट इमेज बनती है। तो देखते हैं कि मनुष्य में सर्वाधिक तीव्र दृष्टि के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इसके लिए निम्न भाग पर निर्मित होना चाहिए। ऑप्टिक तंत्रिका के नेत्र में प्रवेश के स्थान पर, एट द प्लेस ऑफ एंट्री ऑफ ऑप्टिक नर्व, नो। ब्लाइंड स्पॉट, नहीं। येलो स्पॉट या एट द जंक्शन ऑफ सिलेरी बॉडी एंड मसल्स, तो ऑफकोर्स येलो स्पॉट। येलो स्पॉट को अपने क्या कहते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया भी कहते हैं, मैक्यूला ल्यूटिया, है ना। और मैक्यूला ल्यूटिया जो है वहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है जिसको फोविया सेंट्रलिस कहते हैं, और वहाँ पर सबसे एक्यूट इमेज बनती है। तो मनुष्य में सर्वाधिक तीव्र दृष्टि के लिए रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और ये यह इसके निम्न भाग पर निर्मित होना चाहिए। तो मैक्यूला ल्यूटिया या येलो स्पॉट के ऊपर इमेज बनती है, सबसे एक्यूट इमेज बनती है। नेक्स्ट, लेंस और कॉर्निया में रक्त की आपूर्ति कभी भी नहीं होती है। याद रखना, लेंस और कॉर्निया के अंदर रक्त की आपूर्ति होती नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो फिर इनको पोषक पदार्थों की आपूर्ति कौन करता है? तो आपको मालूम है कि लेंस और कॉर्निया के बीच में, अभी जस्ट एक क्वेश्चन किया था कि लेंस और कॉर्निया के बीच में जलीय कक्ष होता है, एक्वस चैम्बर होता है, और एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस फ्लूइड होता है, जलीय कक्ष के अंदर जलीय द्रव्य होता है, और वही न्यूट्रिशन देने का काम करता है। क्योंकि लेंस और कॉर्निया को ब्लड सप्लाई तो होता ही नहीं है, आपको मालूम है बॉडी के हर भाग को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो फिर न्यूट्रिशन कौन देगा? तो यहाँ पर लेंस और कॉर्निया के अंदर रक्त की आपूर्ति तो नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्वस चैम्बर के अंदर, जलीय कक्ष के अंदर जलीय द्रव्य होता है, वो क्या करता है? न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो एक्वस चैम्बर के अंदर भरा हुआ एक्वस ह्यूमर, जलीय कक्ष के अंदर भरा हुआ जलीय द्रव्य जो कि लेंस और कॉर्निया के बीच में है, वो उनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। इन द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटीज ऑफ द आई विच वन इज सीरियस कंडीशन दैट लीड्स टू ब्लाइंडनेस। मतलब कि नेत्र के निम्न असमानताएं दे रखी है, जैसे प्रेस बायोपिया दे रखा है, मायोपिया दे रखा है, हाइपरमेट्रोपिया दे रखा है, ग्लूकोमा दे रखा है। आपने नेत्र के अंदर इन सब रोग को सुना होगा, लेकिन याद रखना कि नेत्र के अंदर ब्लाइंडनेस के लिए, नेत्र के अंदर जो ब्लाइंडनेस के लिए जो जिम्मेदार है, ब्लाइंडनेस के लिए जो जिम्मेदार होता है, वो जो चीज़ है, वो ब्लाइंडनेस जो कि अंधता के लिए जिम्मेदार है, वो कौन होता है? ग्लूकोमा। याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया था कि नेत्र के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाता है, नेत्र में जब द्रव्यों का प्रेशर बढ़ जाता है तो ग्लूकोमा रोग हो जाता है। और ग्लूकोमा रोग जो है वो अंधता का बहुत बड़ा कारण है। कई सारे लोगों के आंखों के अंदर फ्लूइड का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से लोगों को क्या हो जाता है? ग्लूकोमा हो जाता है। नेक्स्ट, रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव एट। रेटिना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कहाँ पर है? तो रेटिना जो है
रेटिना कहाँ पर सर्वाधिक संवेदनशील होती है? ऑप्टिक डिस्क के ऊपर, मैक्यूला ल्यूटिया के ऊपर, फोविया सेंट्रलिस के ऊपर या पेरिफेरी के ऊपर? तो देखो रेटिना यदि कोई सबसे ज़्यादा यदि कोई सेंसिटिव है तो वो मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर एक डिप्रेशन होता है। बहुत क्लोज क्वेश्चन है, बहुत क्लोज क्वेश्चन है। कई लोग हो सकता है कि इसका आंसर मैक्यूला ल्यूटिया करके आएंगे, लेकिन मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर भी, येलो स्पॉट के अंदर भी एक और डिप्रेशन होता है। वहाँ पर रेटिना सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सबसे एक्यूट इमेज बनती है, और वो क्या है? फोविया सेंट्रलिस। तो याद रखना रेटिना इज मोस्ट सेंसिटिव एट, सबसे ज़्यादा यदि कोई सेंसिटिव होती है तो वो फोविया सेंट्रलिस पर होती है। कौन से, कहाँ पर होती है भैया? फोविया सेंट्रलिस के ऊपर होती है, ये ध्यान रखना। नाउ इफ द सर्कुलर सिलियरी मसल्स ऑफ द आई आर अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट, देन आपको मालूम होना चाहिए कि सिलियरी बॉडी से संबंधित, पक्षमाप काय से संबंधित, पक्षमाप भी ये पेशियां होती है। आईज के अंदर सिलियरी बॉडी से संबंधित सिलियरी मसल्स होती है। अब वो ये कह रहा है कि यदि सर्कुलर सिलियरी मसल्स यदि कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो क्या होगा? देखिए यदि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो लेंस बाइकॉन्वेक्स हो जाता है। तो वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो क्या होगा? तो लेंस विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्वेक्स, नो। अब वो कह रहा है कि यदि सिलियरी मसल्स आई की कॉन्ट्रैक्ट ना हो, यदि आंख की वृत्ताकार सिलियरी मांसपेशियां संकुचन करने में असमर्थ हो जाए तो क्या होगा? तो भाई यदि वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंस बाइकॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो लेंस थिन हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा और स्ट्रेच्ड हो जाएगा। लेंस पतला होकर और क्या हो जाएगा? खिंच जाएगा, सही है। विजन विल बी लॉस्ट कंप्लीटली। सर्कुलर सिलियरी मसल्स से उनके कॉन्ट्रैक्ट ना होने से एकदम से दिखाई देना बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और ब्राइट लाइट विल हैव नो एडवर्स इफेक्ट ऑन रेटिना, चमकीले प्रकाश का रेटिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं होना चाहिए। याद रखना यदि सर्कुलर सिलियरी मसल्स आई की कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी तो दोस्तों लेंस पतला हो जाएगा, लेंस थिन हो जाएगा और स्ट्रेच्ड हो जाएगा। लेंस विल बिकम थिन और वो क्या हो जाएगा? ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 18th का जो आंसर है वो सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट, सेंसेशन ऑफ हियरिंग इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, आपको जो हियरिंग का जो सेंसेशन है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है? श्रवण संवेदना किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? हेलिकोट्रोमा की उपस्थिति के कारण। हेलिकोट्रोमा एक पोर होता है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के बीच में, तो ये तो नहीं। बाह्य श्रवण नाल में उपस्थित कंपनों के कारण। वाइब्रेशन इन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, नो। वाइब्रेशन ऑफ द ईयर ऑसिकल्स, मेलियस इनकस स्टेपीज के अंदर वाइब्रेशन होता है उसके कारण, नो। और सेंसेशन ऑफ हियरिंग, आपके अंदर जो श्रवण संवेदना किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? तो नर्व इंपल्स जनरेटेड बाय द हेड सॉल्स ऑफ द ऑर्गन ऑफ कटाई। बिल्कुल सही है कि आपको मालूम है इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ईयर के अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर जो कोक्लिया होती है, इंटरनल ईयर के अंदर जो कोक्लिया है उसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है और उस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर हेड सेल्स होती है और वो हेड सेल्स जो होती है वो नर्व इंपल्सेस को यानी कि तंत्रिकी आवेगों को उत्पन्न करती है। कोर्टी के अंग के अंदर तंत्रिका आवेग जो कोर्टी के अंग की रोम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, याद रखना तंत्रिकी आवेग जो कोर्टी के अंग की रोम कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं वही श्रवण संवेदना के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें से सबसे सटीक आंसर जो है उसका वो कौन सा होना चाहिए? चौथा। इन द ऑडिटरी कैनाल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज प्रेजेंट? ऑडिटरी कैनाल समझते हो? ये अपनी ऑडिटरी कैनाल है जहाँ पर आप कोई बड डालते हो, है ना, अंदर कान के अंदर, तो वो आपकी ऑडिटरी कैनाल है। तो पूछा है कि ऑडिटरी कैनाल के अंदर कौन सी ग्लैंड्स होती है? तो दोस्तों ऑडिटरी कैनाल के अंदर, श्रवण नाल के अंदर एक ही प्रकार की ग्लैंड होती है, सिरुमिनस ग्लैंड, जो कि सिरुमिन का या ईयर वैक्स का स्रावन करती है। तो याद रखना श्रवण नाल के अंदर जो ग्रंथि उपस्थित होती है वो सिरुमिनस होती है, न तो मेबोमियन होती है, न पेरिनियल होती है, न सेबेशियस होती है। याद रखना ऑडिटरी कैनाल के अंदर, ऑडिटरी कैनाल श्रवण नाल के अंदर जो ग्लैंड होती है वो सिरुमिनस ग्लैंड्स होती है। कौन सी होती है भैया? सिरुमिनस ग्लैंड्स होती है। नेक्स्ट, हेलिकोट्रोमा। हेलिकोट्रोमा, हेलिकोट्रोमा है एक एक्वेटिक मैमल है क्या? नहीं, हेलिकोट्रोमा तो ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है और दो जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के बीच में होता है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनाई के बीच में कोक्लिया का एक छिद्र है। तो एन एपर्चर बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, नहीं। पहली बात तो ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है, न तो कोई हेलिकोट्रोमा कोई एक्वेटिक मैमल है, न इसका ब्रेन से लेने देना है। इट इज अपर्चर प्रेजेंट बिटवीन टू स्केला ऑफ कोक्लिया ऑफ मैमल। कोक्लिया के अंदर जो दो स्केला होते हैं, स्केला टिम्पेनाई, स्केला वेस्टिबुलाई, उन दोनों के बीच में स्तनीय प्राणियों के अंदर कोक्लिया के दो स्केला के बीच में एक छिद्र होता है। तो यस बिल्कुल सही है ना। और ये एक डिजीज है, इंटरनल ईयर की डिजीज है? नहीं।
तो दो स्केला के बीच में हेलिकोट्रोमा होता है। तो याद रखना, इंटरनल ईयर के कॉक्लिया से संबंधित जो है वो हेलिकोट्रोमा होता है। नेक्स्ट, ईयर ड्रम इज नॉन एज, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों ईयर ड्रम को अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, टिम्पैनिक झिल्ली के नाम से जानते हैं। कान का पर्दा क्या कहलाता है? टिम्पैनिक झिल्ली। यस। टेंसा टिम्पेनाई? नो। स्केला टिम्पेनाई? स्केला वेस्टिबुलाई? नहीं। कान का जो पर्दा होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? दैट इज, इट इज नॉन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक झिल्ली। कान का पर्दा क्या कहलाता है? टिम्पैनिक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कोर्टी का अंग पाया जाता है। कोर्टी का जो अंग है वो इंटरनल ईयर के अंदर पाया जाता है और ये कोक्लिया का पार्ट है, ये कोक्लिया का पार्ट है। तो कोर्टी का अंग पाया जाता है इंटरनल ईयर के अंदर। ऑफ कोर्स इंटरनल ईयर के अंदर होता है, आंतरिक। एक्सटर्नल ईयर? नहीं। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड? नो। या वेस्टिब्यूल? नो। याद रखना, ऑर्गन ऑफ कोर्टी इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर का कौन सा भाग? कोक्लिया से संबंधित भाग है, कोक्लिया से संबंधित भाग है। और ऑर्गन ऑफ कोर्टी के कारण ही आप चीजों को सुन पाते हैं। स्तनधारियों के कान में स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से पृथक करने वाली झिल्ली नुमा रचना, तो देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है दोस्तों, राइट। ये क्या है? स्केला वेस्टिबुलाई है, ये स्केला मीडिया है और ये स्केला टिम्पेनाई है, राइट। और स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया, इन दोनों के बीच में रिसनर मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है? रिसनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में कौन होती है? रिसनर मेम्ब्रेन। तो स्तनधारियों के कान में स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से पृथक करने वाली झिल्ली नुमा रचना कौन है? तो याद रखना, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में हमेशा साफ दिख रहा है कौन होती है? रिसनर मेम्ब्रेन होती है। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में क्या होती है? रिसनर मेम्ब्रेन। और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई के बीच में यहाँ पर जो होती है वो कौन सी होती है? बेसिलर मेम्ब्रेन होती है। तो ये तो होगा नहीं, अपने को तो पूछा है कि भैया स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच में, राइट, कौन सी होती है? तो अपने को ध्यान रखना है रिसनर मेम्ब्रेन होती है, दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो 24वें का आंसर जो है वो सेकंड है। नेक्स्ट, मानव की कर्ण अस्थिकाएं हैं। कर्ण अस्थिकाएं कौन सी होती है? तो ह्यूमन बींग के ईयर के अंदर जो मिडिल ईयर होता है उसके अंदर 3 अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। ऐसे याद रखिए, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। तो इनकस और स्टेपीज? नो। स्टेपीज? नो। इनकस, मेलियस, स्टेपीज? यस। इनकस और मेलियस? नो। तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ऐसे याद रखना है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। तो ईयर ऑसिकल जो होती है वो ह्यूमन ईयर के अंदर वो 3 होती है, मिडिल ईयर के अंदर होती है मेलियस, इनकस और स्टेपीज। इंटरनल ईयर इज फिल्ड विथ, इंटरनल ईयर के अंदर पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दोनों होते हैं। याद रखना, जो मानव का इंटरनल ईयर है उसमें पेरिलिम्फ भी होता है और एंडोलिम्फ भी होता है। अब देखते हैं, पेरिलिम्फ यस, एंडोलिम्फ यस, लिम्फ नहीं। फर्स्ट और सेकंड दोनों यस। फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड दोनों, तो हाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों। पेरिलिम्फ भी होता है और एंडोलिम्फ भी होता है। याद रखना है, इंटरनल ईयर के अंदर, इंटरनल ईयर आंतरिक कर्ण के अंदर पेरिलिम्फ भी होता है और एंडोलिम्फ भी होता है। नेक्स्ट, यूट्रिकुलस इज द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर। ऑफकोर्स आप इंटरनल ईयर को देखोगे तो उसके अंदर अपर चैम्बर जो होता है उसको यूट्रिकुलस कहते हैं, लोअर चैम्बर को क्या बोलते हैं? यूट्रिकुलस। उसके नीचे सेक्युलस होता है और उसके नीचे कॉक्लिया होती है। तो यूट्रिकुलस आंतरिक कर्ण का या मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का भाग जो निर्मित होता है, लोअर चैम्बर नहीं। पहली बात तो यूट्रिकुलस हमेशा लोअर चैम्बर नहीं होता है, लोअर चैम्बर तो सेक्युलस होता है। लोअर चैम्बर ये भी नहीं होगा, अपर चैम्बर होता है। हाँ, यूट्रिकुलस अपर चैम्बर होता है और उसका लेना देना, याद रखना, यूट्रिकुलस अपर चैम्बर होता है और उसका लेना देना मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ऊपरी कोष्ठ होता है और ये संतुलन बनाए रखने में संबंधित है। बिल्कुल सही है, हमेशा याद रखना ये अपर चैम्बर होता है और अपर चैम्बर यूट्रिकुलस होता है और उसका काम जो होता है वो इक्विलिब्रियम से संबंधित है, बैलेंसिंग से संबंधित है। तो सटीक आंसर 27 का तीसरा होगा। When the intensity of light is low during night, the light is detected by, सीधी सी बात है, रात्रि के दौरान जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो आप प्रकाश जो है उसको किससे डिटेक्ट कर सकते हैं? तो रात के समय में देखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कौन सी होती है, रॉड्स होती है, शलाकाएं होती है। तो शलाकों के द्वारा ऑफकोर्स कोन्स तो दिन में देखने के लिए होती है, ये नहीं होगा, शंकु और शलाकाएं दोनों नहीं हो सकता है। रात को देखने के लिए दोस्तों क्या होती है? हमेशा रॉड्स प्रेजेंट होती है। हमेशा कौन प्रेजेंट होगी? रॉड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं इन कैटरेक्ट। कैटरेक्ट तो बहुत कॉमन रोग है, शायद भारत के अंदर सबसे कॉमन रोग ही यही है, मोतियाबिंद जिसको कि कहते हैं, और ये बुजुर्गों के अंदर होता है।
कैटरेक्ट ड्यू टू एजिंग और सम इन्फेक्शन आई लेंस बिकम ओपेक। ऑफकोर्स बुढ़ापे के अंदर या कोई संक्रमण होने से नेत्र का जो लेंस होता है धुंधला हो जाता है, सही है। दूसरा भी देख लेते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस इज लॉस्ट, नो। देर इज इरेगुलर कर्वेचर ऑफ लेंस, नो। आई बॉल बिकम शॉर्टर, नो। याद रखना सबसे सटीक आंसर है कि कैटरेक्ट के अंदर जब ज़्यादा उम्र हो जाती है, ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों के 60 के बाद में ही ज़्यादातर कैटरेक्ट होता है, और या फिर कुछ आईज के अंदर इन्फेक्शन हो जाने से आई का जो लेंस होता है वो कैसा हो जाता है, धुंधला हो जाता है, और फिर आप कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाते हैं तो आप लेंस को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। कैटरेक्ट का ऑपरेशन सिंपल होता है, लेंस को बदल दिया जाता है। तो 29 का आंसर जो है वो फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोन्स आर प्रेजेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर डिफरेंशिएशन। आप सभी जानते हैं ब्राइट लाइट में देखने के लिए और कलर डिटेक्शन के लिए हमारे अंदर क्या होते हैं, आंखों के अंदर कोन्स होते हैं, शंकु होते हैं। और दोस्तों शंकु जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, जो 3 प्रकार के कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्लोरोलैब, एक और होता है साइनोलैब, और एक और होता है इरिथ्रोलैब। तो जो क्लोरोलैब होता है दोस्तों वो ग्रीन कलर को डिटेक्ट कर सकता है, साइनोलैब ब्लू कलर को डिटेक्ट कर सकता है, और इरिथ्रोलैब रेड कलर को डिटेक्ट कर सकता है। और आपको मैं बता दूं एक चीज़, रेड, ग्रीन और ब्लू ये 3 जो है वो बेसिक कलर्स हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अदर कलर्स बनते हैं। तो क्लोरोलैब, साइनोलैब और इरिथ्रोलैब 3 प्रकार के शंकु होते हैं, और ग्रीन और ब्लू और रेड को ये डिटेक्ट करते हैं क्रमशः, और इन्हीं से दूसरे कलर्स बनते हैं। तो रंग विभेदन के लिए कितने प्रकार के शंकु होते हैं, तो याद रखना 3 प्रकार के, 3 प्रकार सामने हैं, राइट। तो हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए। दोस्तों क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, यदि कॉन्फिडेंस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत ना हो, तो अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, डीप स्टडीज़ कीजिए। मेरा हमेशा से मानना है, मैं जहाँ पर भी पढ़ाता हूँ क्लासेस के अंदर, यूट्यूब के ऊपर, मेरा हमेशा से मानना है दोस्तों कि डीप स्टडीज़ ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आजकल जिस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर डीप स्टडीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी एडवाइस है, इसको एक पत्थर की लकीर मान लीजिए कि आप डीप स्टडीज़ करेंगे तो ही क्वेश्चंस को कर पाएंगे। डीप स्टडीज़ नहीं करेंगे, आप 1 वीक सीरीज़ पढ़ के या कोई पढ़ के और आप सोचें कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक कर देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। डीप स्टडीज़ कीजिए, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चंस थे वो सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर थे। रेगुलरली मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और नए नए टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ना केवल हम लोग क्वेश्चंस के वीडियोस लेकर आएंगे, आपके लिए हम लोग बहुत सारे थ्योरी बेस्ड वीडियो भी लेकर आएंगे। ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे हैं, आप उनको देखिए, कई सारे बच्चे ऑलरेडी देखते हैं, और हम और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ताकि आपकी तैयारी सुदृढ़ हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।